हेलो एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सर्दियों का सीज़न आ चुका है और सर्दियाँ वेजिटेबल्स के बिना, लीफी वेजिटेबल्स के बिना अधूरी हैं। चाहे वो पालक हो, लेटिस हो, कोरिएंडर हो, ये सारे वेजिटेबल इन अबंडेंस हमें सर्दियों में खाने को मिलते हैं। पर कितना अच्छा होगा कि अगर इन सब्जियों को हम अपने ही गार्डन में उगा सके। वैसे तो वेजिटेबल कल्टीवेशन काफ़ी होलसम और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं ओलरी कल्चर सीखना। So today I'm planting the seeds of lettuce and broccoli. And planting के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट करिए एक अच्छे सॉइल मिक्स से। सॉइल मिक्स अच्छा वो होता है जिसमें ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो ज़्यादा बल्की नहीं होता और कॉम्पैक्ट नहीं होता, फ्लफ़ी होता है, वाटर डालने के बाद बिल्कुल से सेटल नहीं हो जाता और प्लांट को एरेशन प्रोवाइड करता है। जब भी आप सीडलिंग तैयार करना चाहते हैं या सीड से प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है सीड ट्रे यूज़ करने का। सीड ट्रे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं प्लांटिंग के लिए जो एक नेसेसरी है, हर प्लांटर के पास होना ही चाहिए। सीड ट्रेज में सेपरेटेड कंपार्टमेंट्स होते हैं जो प्लांटलेट्स को एक ऑप्टिमम डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, सो दैट they are easy to separate and plant in different pots or grow bags once they have developed a true height. जैसे नए प्लांट निकले तो उनके रूट्स एक दूसरे में टैंगल ना हो और उनको सेपरेट करना काफ़ी ईजी हो। बट क्योंकि मेरे पास एक सीडलिंग ट्रे, अच्छी क्वालिटी की सीडलिंग ट्रे ऑलरेडी अवेलेबल है, सो आई विल स्टार्ट प्लांटिंग माई सीड्स इन दीज ट्रेज ओनली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्लीन माई सीडलिंग ट्रे। इस क्लीन सीडलिंग ट्रे में आई एम गोइंग टू पुट अ सॉइल मिक्स। मेरे पास एक सिंपल सॉइल मिक्स है जिसमें कि हाफ पोर्शन कोकोपीट है, हाफ पोर्शन सॉइल है। अगर आप चाहें तो इसमें रिवर सैंड भी मिला सकते हैं। सो इट विल बी अ रेशियो ऑफ हाफ 50% सॉइल, 25% कोकोपीट एंड 25% रिवर सैंड इफ़ द सॉइल इज़ टू बल्की। बट क्योंकि मेरा सॉइल काफ़ी फ्लेकी है, बहुत ज़्यादा सेटल नहीं होता और ऑर्गेनिक है, इस वजह से कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र, मैन्योर या फिर सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू फिल ऑल द कंपार्टमेंट्स ऑफ माई सीडलिंग ट्रे। इस स्टेप में आपको ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप एक सीडलिंग ट्रे के कंपार्टमेंट्स को फिल कर रहे हैं प्लांटिंग के लिए, तो इन ट्रेस को खूब अच्छे से टैप करके और हाथों से सेटल करके फिल करिए, क्योंकि जब आप इनमें पानी डालेंगे तो ये पानी, सॉइल पानी को एब्जॉर्ब करके काफ़ी नीचे बैठ जाएगा, जिसके वजह से एम्प्टी स्पेस से सीडलिंग ट्रे में रह जाएंगे। और जैसे जैसे प्लांटलेट्स बड़े होंगे और आप वाटरिंग करेंगे, इन नीचे के ड्रेनेज होल से सॉइल वॉश ऑफ होता जाएगा और ऊपर से सॉइल की क्वांटिटी कम होती जाएगी, जिसके वजह से इस प्लांटलेट्स को ग्रो करने के लिए ऑप्टिमम डेप्थ नहीं मिल पाएगा। इस वजह से जब भी आप एक सीडलिंग ट्रे को फिल करें, खूब अच्छे से दबा दबा कर सॉइल फिल करिए, या अगर आप कोकोपीट में इसे ग्रो कर रहे हैं तो कोकोपीट को भी खूब अच्छे से हाथ से प्रेस करके, इस तरह से प्रेस करके आप फिल करिए। इंश्योर करिए कि कोई भी एम्प्टी स्पेस सॉइल के बीच में ना रह जाए। बट इफ़ यू हैव लॉन्ग नेल्स और यू हैव किड्स एट योर होम, यू मस्ट वेयर गार्डनिंग ग्लव्स और एनी टाइप ऑफ सच ग्लव्स विच अवॉइड्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ योर हैंड विद द सॉइल, क्योंकि सॉइल में बहुत माइन्यूट, जो आँख को दिखते ही नहीं, थ्रेड लाइक माइक्रोस्कोपिक नीमाटोड्स होते हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक वर्म्स जो नेकेड आइज को दिखते नहीं, पर ये सॉइल में पाए जाते हैं। ये वर्म्स आपके नेल्स के स्पेसेस में या डेड स्किन एरिया में रहते हैं, और आप जब भी खाना खाते हैं या किसी भी प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं, मुंह में हाथ डालते हैं, तो ये वर्म्स आपके बॉडी में उतर जाते हैं और कई तरह के इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। सो मूविंग ऑन, यहाँ पे मेरे दोनों सीडलिंग ट्रेस 24 जो कप्स हैं वो फिल हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे से टैप करके, हाथ से प्रेस करके इनको फिल कर लिया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्लांटिंग द सीड्स ऑफ ब्रोकली। ब्रोकली मेरा बहुत फेवरेट वेजिटेबल है। जब भी ठंडी का सीज़न आता है, आई वेट कि ब्रोकली कब मार्केट में आएगा। तो इस बार आई थॉट कि ब्रोकली मार्केट से लेने से अच्छा क्यों नहीं इसे घर पे उगाने को ट्राई करते हैं। गोइंग टू एम्प्टी द पैकेट ऑन माई हैंड। अगर आप सीड्स काउंट कर सकते हैं तो काउंट कर लीजिए, क्योंकि हर सीड कप में एक इक्वल क्वांटिटी ऑफ सीड्स ही जाने चाहिए, सो दैट व्हेन यू थिन आउट, जब आप एक्स्ट्रा प्लांट्स को सेपरेट करें तो सेपरेट करना ईजी हो। अगर बहुत सारे सीड्स आप डाल देंगे और जर्मिनेशन रेट हाई होगी, तो फिर सीड्स से प्लांटलेट्स डेवलप होंगे, उनके रूट्स एक दूसरे में टैंगल हो जाएंगे और सेपरेट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। सो स्टार्टिंग में आई एम गोइंग टू ड्रॉप 2 सीड्स इन ईच कंपार्टमेंट। लास्ट में देखते हैं क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर, अगर आपके पास एक पेन है या कोई ऐसी पॉइंटेड चीज़ है तो आप उससे एक सेंटर में स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास तो अभी प्रेजेंटली कुछ भी नहीं है, सो आई एम यूजिंग माई फिंगर। फिंगर के हेल्प से आई विल क्रिएट अ स्पेस
और इस स्पेस में आई ड्रॉप द सीड्स वन बाय वन। अब अगर आप 2 सीड्स डाल रहे हैं, 4 सीड्स डाल रहे हैं, कितनी भी डालिए, बस इन सीड्स के बीच में आप एक ऑप्टिमम डिस्टेंस रखिएगा ताकि जब प्लांटलेट्स डेवलप हो तो इन्हें सेपरेट करना ईजी हो सके। सीड्स को डालने के बाद हमें इन सीड्स को टॉप पे से ढक देना है। ढकने के लिए आप सॉइल या कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे सारी प्लांटिंग सॉइल में हुई है सो गोइंग टू यूज़ सॉइल ऑन इट। ढकने के लिए आप उतना ही सॉइल लीजिए जितना कि इस कंपार्टमेंट को फिल कर दे। अच्छे से ढक दीजिए, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि सॉइल ऊपर से फिल करते समय आप बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंट्स को प्रेस मत करिएगा। अगर आप प्रेस करेंगे तो सीड्स अंदर चले जाएंगे और बहुत डेप्थ में जाने की वजह से ये जर्मिनेट ना करें, ऐसा भी हो सकता है। तो बस हमें बहुत लाइटली सॉइल को ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और ऐसे ही सारे कंपार्टमेंट्स को फिल कर देना है। मेरे सारे कंपार्टमेंट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं। सो इस तरह से मेरा ये सीडलिंग ट्रे ब्रोकली के सीड से फिल हो चुका है। अब हम अपनी दूसरी सीडलिंग ट्रे लेंगे जो हमने सॉइल मिक्स से तैयार की थी, और इस सीडलिंग ट्रे में हम लेट्स के सीड्स डालेंगे। तो आप इन सीड्स को देख सकते हैं ये कितने छोटे हैं, और अगर आपने इन्हें हाथ में लिया होगा, कभी लेट्स के सीड्स से प्लांट्स उगाए होंगे, तो आपने देखा होगा कि ये छोटे के साथ साथ बहुत हल्के होते हैं, बिल्कुल फेदर लाइक इनका वेट होता है, और थोड़े थोड़े जीरा की तरह दिखते हैं। ये दो ब्लैक नहीं है, वाइट है, पर सीड स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है। लेटिस सीड्स के बहुत सारे वेराइटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, रेड लेटिस, वाइट लेटिस, वैरीगेटेड वैरायटी, बट मेरे पास यहाँ पे आइसबर्ग लेटिस वैरायटी है जो कि बहुत कॉमन लेटिस वैरायटी है। कॉमनली सैलड्स में और बर्गर्स में आइसबर्ग वैरायटी को ही प्रेफर किया जाता है। सो आई बॉट दिस वैरायटी सीड। हम सारे सीड्स को हाथ में या किसी बोल में आप सीड के पैकेट से निकाल लीजिए, इन्हें सेपरेट कर लीजिए, और एक बार नज़र घुमा लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कोई सीड इसमें ख़राब है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सीड इसमें ख़राब है तो पिछले वीडियो में एज आई शोड यू, यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द वाटर टेस्ट। 10 से 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि जो सीड्स बॉटम पे सेटल हो रहे हैं वो अच्छे हैं, जो सरफेस में आ रहे हैं वो डैमेज्ड है। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे सारे सीड्स हेल्दी हैं और कोई भी डैमेज सीड्स नहीं है। सो आई विल कंटिन्यू विथ प्लांटिंग। जब मैं एग्रीकल्चर साइंस पढ़ रही थी तो उसमें मुझे हर प्लांट के लिए अलग अलग सीड हाइट, सीड डेप्थ और सीड स्पेसिंग याद करना होता था, क्योंकि वी वर बीइंग प्रिपेयर टू बी फ्यूचर फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। बट क्योंकि यहाँ पे हम कॉमर्शियल लेवल प्लांटिंग नहीं कर रहे हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी पर्टिकुलर डेप्थ कि किस डेप्थ पे कौन सी सीड को प्लांट करना चाहिए। बस यहाँ पे एक थंब रूल फॉलो करिए कि आपके सीड की डायमीटर जितनी है या आपके सीड की हाइट जितनी है, आप उस हाइट तक सीड को अंदर सॉइल में इंसर्ट करिए। जब वो सॉइल के अंदर पूरी तरह पहुंच जाए, बस वही उसकी ऑप्टिमम डेप्थ है। तो ये थंब रूल आप हमेशा याद रखिएगा। अगर गोल सीड है तो डायमीटर से मेजर करिए, अगर लॉन्ग सीड्स है, एलोंगेटेड सीड्स हैं, तो उसके हाइट से मेजर करिए और उसे अंदर प्रेस करिए। प्रेस करने में सीड जितना भी ऑर्गेनिकली अंदर जाता है बिना एक्स्ट्रा प्रेशर के, बस वही उसकी ऑप्टिमम प्लांटिंग डेप्थ होगी। लेटिस के सीड्स इन कंपैरिजन टू ब्रोकली काफ़ी छोटे हैं और इनका वेट भी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्टिमम काउंट ना रख के 5 से 6 सीड अप्रॉक्सीमेटली हर कंपार्टमेंट में मैंने डाला है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा कंडीशन आता है कि सीड्स बहुत छोटे हैं, बहुत लाइट इन वेट है, आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, गिन नहीं पा रहे सीड्स को, तो आप अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से सीड्स डालिए, 5-6 सीड एक कंपार्टमेंट में। फिर इसके बाद जब इसमें से प्लांटलेट्स निकलेंगे तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग प्लांटलेट होगा, जो सबसे स्टडी होगा, जो सबसे स्टॉल होगा, आप उस प्लांटलेट को छोड़ के बाकी सारे प्लांटलेट्स को थिन आउट कर दीजिएगा, यानी अपने सीडलिंग ट्रे में से उसे रिमूव कर दीजिएगा। तो इससे ये होगा कि जो बेस्ट प्लांटलेट होगा सिर्फ वही सर्वाइव करेगा और सॉइल की सारी न्यूट्रिशन सिर्फ उसे ही मिलेगी, बाकी जितने लो परफॉर्मिंग प्लांटलेट्स हैं वो हटा दिए जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे मेरे दोनों सीडलिंग ट्रे तैयार हो चुके हैं। मुझे सीड्स प्लांट करना बहुत पसंद है एंड आई रियली लव सीइंग माय सीड्स स्प्राउट एंड दो स्मॉल टू लीव्स कमिंग आउट एंड देन द ट्रू लीव्स कमिंग आउट। बट डिफ़िकल्टी क्या होती है, अगर आप एक से ज़्यादा सीड्स को प्लांट करते हैं तो स्टार्टिंग स्टेजेस में जब तक उसमें से 2-3 पत्तियाँ ना आ जाएं, ट्रू लीव्स ना आ जाएं, तब तक किसी भी प्लांटेड को रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर दैट पर्पस आप यूज़ कर सकते हैं इन मार्कर्स का। ये मार्कर्स बहुत यूज़फुल होते हैं। ये टैग्स होते हैं जो आप अपने सीडलिंग ट्रे पे या प्लांट पे यूज़ कर सकते हैं। सो आई एम कीपिंग द ऑरेंज वन फॉर ब्रोकली एंड द येलो वन फॉर लेटिस।
अब बारी है वाटरिंग करने की, यानी सबसे एसेंशियल एलिमेंट डालने की। तो जब आप वाटरिंग करें तो आप ज़रूर से एक बॉटल का यूज़ करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली किसी मग से, ग्लास से पानी डाल देते हैं तो इस समय जो हमारे सॉइल है या कोई भी प्लांटिंग मीडियम है, कोकोपीट है, वो बिल्कुल ड्राई है। तो जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपके सीड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वो छिटक के बाहर आ जाए। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अपना एक स्प्रे बॉटल लेना है, उसका नोजल सेट करना है बिल्कुल लो पे, ताकि पानी जो निकले वो फुहारे की तरह निकले, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हो। आई एम गोइंग टू सेट माई नोजल, और देखिए बिल्कुल इस तरह से एक ऑप्टिमम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपने सीडलिंग ट्रे से आई एम गोइंग टू प्लांट। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वाटर का जो स्प्रे है उसे डायरेक्टली सॉइल पे ना फोकस करके जो हमारा सीडलिंग ट्रे है उसके वॉल पे फोकस करिए, तो पानी अपने आप उसके वॉल से लड़के नीचे ट्रिकल होगा, जिससे कि उसका स्पीड भी कम हो जाएगा और हमारा सॉइल का जो हमने सेटिंग की है सीड्स की वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। सो आई एम गोइंग टू फिल ऑल द कंपार्टमेंट्स वन बाय वन। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम वाटरिंग करिए तो पानी देने में कंजूसी तो बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा पानी दे दिया तो हमारे सीड्स कहीं सड़ ना जाएं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस समय पानी अच्छे से नहीं देंगे, अगर आप पूरे नीचे सतह तक मिट्टी को या कोकोपीट को गीला नहीं करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपका सीड्स पहली बात तो जर्मिनेट ना करे। अगर आपका सीड जर्मिनेट हो जाता है और नीचे हमारा सरफेस जो है गीला नहीं है, ठीक है, उसमें नमी नहीं है, तो रूट्स नीचे पेनिट्रेट नहीं होंगे और रूट रॉटिंग भी हो सकती है। तो जब आप फर्स्ट टाइम वाटरिंग करिए तो अच्छे से वाटरिंग करिए, पूरे मीडियम को नीचे तक गीला करिए और इंश्योर करिए कि हमारे जो सीडलिंग ट्रे है या पॉट है जिसमें भी आप अपने सीड्स को डाले हैं उसके ड्रेनेज होल से पानी निकले। जब आप फर्स्ट वाटरिंग कर ले, इसके बाद जब हमारा सीडलिंग ट्रे आपको ऊपर से ड्राई दिखे तब आप सेकेंड वाटरिंग करिए, लाइट वाटरिंग करिए, बहुत इन डेप्थ वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये नवंबर का मंथ चल रहा है और दिस इज़ अ रिकॉर्डिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में नवंबर स्टार्टिंग विंटर मंथ्स होता है, जिसमें लाइट इंटेंसिटी सनलाइट की काफ़ी लो हो चुकी होती है, यानी सूरज इस समय अपने फार्देस्ट जोन में होता है, इस वजह से सूर्य की रोशनी में उतनी गर्मी नहीं होती। तो हम अपने सीडलिंग ट्रेस को ओपन सनलाइट में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये प्लांटिंग अक्टूबर में कर रहे हैं, सितंबर में कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा पार्शली शेडेड एरिया में ही अपने सीडलिंग ट्रेस को रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं और बहुत स्कॉर्चिंग हीट है तो आपकी जो सॉइल मिक्स है, जो पॉटिंग मिक्स है, वो बार बार ड्राई होगी और जो सीड्स हैं उन्हें प्रॉपर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द डे नहीं हो पाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी अवॉइड करना है। हमें सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखना है, वेट नहीं रखना, ड्राई नहीं रखना, मॉइस्ट रखना है। सो हाउ हैज़ बीन योर प्लांटिंग जर्नी टिल नाउ? आई होप आपने भी मेरी तरह अपने गार्डन में कई सारे नए प्लांट्स, वेजीज ऐड ऑन कर लिए होंगे, क्योंकि विंटर सीजन या फिर रेनी सीजन एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीजन्स होता है जब आप नए प्लांट्स को अपने गार्डन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और प्लांट्स इन सीजन में गार्डन या नए एरिया में बहुत आसानी से अडेप्ट भी कर जाते हैं, क्योंकि प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफ़ी कम होती है। मौसम इतना फटीग्ड नहीं होता, इतना हाई ह्यूमिडिटी नहीं होता, बहुत गर्मी नहीं होती, बहुत कूल मौसम होता है। इस वजह से प्लांट्स ऐसे मौसम में अपने फूड को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करते हैं और आने वाली गर्मियों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जब आप इन प्लांट्स को कल्टिवेट करेंगे और आप इनमें से इनकी हार्वेस्ट को कलेक्ट करेंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि हमारे देश के फार्मर्स एक्चुअली में कितना मेहनत करते हैं। उन्हें कभी कभी अपनी मेहनत का पूरा पूरा पैसा भी नहीं मिल पाता और कम दामों में उन्हें मंडी में या लोगों को बेचना पड़ता है। इस प्रैक्टिस से, फार्मिंग से, कल्टीवेशन की प्रैक्टिस से हमारे फार्मर्स के लिए हमारी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ती है और हमें ये समझ में आता है कि फूड वेस्टेज सिर्फ अपनी थाली में खाना छोड़ देना ही नहीं होता, बल्कि आप अगर फूड को वेस्ट कर रहे हैं तो उस फूड को आपके प्लेट तक पहुंचाने की पूरे चेन के लोग जो इन्वॉल्व हैं, आप उन सबका अनादर कर रहे हैं। इतनी मेहनत, इतनी परिश्रम के बाद वो अन्न, वो खाना, वो सब्जी जो आपके प्लेटर में सर्व होता है, वो एक्चुअली कई लोगों की रात की नींद और दिन के चैन, खून पसीने को एक साथ लगा के वहाँ तक पहुँच रहा होता है। So I hope this video has been insightful to you. You have learned something new, and being an agriculture student, it is my duty to bring the best knowledge that I can share with the people, that I can share with you. And I love to hear reviews from you. I love to hear from your feedbacks. If you have any suggestions to give, they're all most welcome. Please try to reach out, subscribe to the channel and like the video. Thank you.